मैं विकास सिंह जियाड़ा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बड़कोट डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी स्टेट उत्तराखंड से आया हूँ। पहले साइंस को एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन जब से साइंस में प्रैक्टिकल्स आने स्टार्ट हुए हैं तब से साइंस को एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मैथ्स अभी भी टफ सब्जेक्ट बना हुआ है। इसका कारण यही है मैथ्स में प्रैक्टिकल का न होना। इसी आधार पर हमने मैथ्स के कुछ मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें हमारा पहला मॉडल है ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है। इस मॉडल द्वारा हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज़ हम 1045 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमें इस रेड लाइन और इस रेड लाइन के बीच 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 डिग्री के ऊपर ये वाली रेड लाइन है। इस समय इन दोनों लाइंस के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन चुका है। इसके बाद इस पॉइंट पर 90 - 45 यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर इस पॉइंट और इस क्रॉसिंग पॉइंट के बीच रेड लाइन बेस को इंडिकेट कर रही है और इस क्रॉसिंग पॉइंट के बीच रेड लाइन परपेंडिकुलर को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद tan θ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर काउंट करेंगे। परपेंडिकुलर काउंट करने के लिए इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17.5। इसके बाद हम यहाँ से बेस काउंट करेंगे इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 17.5। यहाँ पर परपेंडिकुलर इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर काउंट करके निकला था और बेस इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर निकला था। इसके बाद tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इनमें मान रखने पर 17.5 अपॉन 17.5 इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू 17.5 अपॉन 17.5 इक्वल टू 1 प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए स्केल्स को सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करना होगा। 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसलिए हम यहाँ पर इस रेड लाइन और इस रेड लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर हमें 90 - 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसके बाद tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस प्रकार से हम परपेंडिकुलर काउंट करेंगे इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 17.5। इसके बाद बेस काउंट करेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 17.5। लेकिन इसमें बेस निगेटिव होगा। tan 135 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर और बेस इक्वल टू माइनस 17.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए tan 135 डिग्री इक्वल टू 17.5 अपॉन माइनस 17.5 इक्वल टू -1। इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। इस प्रकार यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से एंगल बनेंगे और tan θ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
इस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के इस साइड है, इसलिए परपेंडिकुलर भी निगेटिव हो जाएगा, और बेस वाई एक्सिस के इस साइड है, इसलिए यह भी निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव अपॉन निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा लेते हैं तो sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर निगेटिव है तथा हाइपोटेन्यूज प्रत्येक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव होगा। इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा की जो भी वैल्यू निकलेगी वह निगेटिव निकलेगी। इसी प्रकार से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस निगेटिव है और हाइपोटेन्यूज प्रत्येक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव आएगा। इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा के सभी वैल्यूज निगेटिव में निकलेंगी। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें हम देखते हैं, यदि हम tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के इस साइड है, इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा, और जो बेस है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, इसलिए बेस पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा की जो भी वैल्यू निकलेगी वह निगेटिव होगी। इस प्रकार से sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर निगेटिव तथा हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है। इस प्रकार से sin थीटा इक्वल टू निगेटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव आएगा। इस प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा की जो भी वैल्यू निकलेगी वह निगेटिव निकलेगी। cos थीटा के लिए cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर बेस एक्स एक्सिस के इस साइड है, इसलिए यह पॉजिटिव होगा, तथा हाइपोटेन्यूज प्रत्येक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए cos थीटा इक्वल टू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। इस प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा के सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव में निकलेंगी। हमारा दूसरा मॉडल है जो 2 डायमेंशनल फिगर को 3 डायमेंशनल फिगर में चेंज करता है। इस मॉडल से हम यह बता सकते हैं कि किस 2D से कौन सी 3D फिगर बन रही है। यहाँ पर मोटर पे एक रेक्टेंगल लटका हुआ है। यदि हम इसे बैटरी द्वारा इस मोटर को घुमाते हैं तो यह एक सिलेंडर के शेप का दिखता है। इससे हमें यह पता चलता है कि रेक्टेंगल से जो 3 डायमेंशनल फिगर बनता है वह सिलेंडर बनता है। इस प्रकार ट्रायंगल को घुमाने पर हमें कोन के शेप का फिगर दिखाई देता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि ट्रायंगल को जो 3D शेप है ट्रायंगल का वह कोन है। इस प्रकार सर्किल को घुमाने पर हमें स्फीयर के शेप का एक स्फीयर शेप दिखाई देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि सर्किल को घुमाने पर जो 3 डायमेंशनल फिगर बनता है वह स्फीयर होता है।